वक्त आज एक खास पैनल मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस मलिक, सुरक्षा विशेषज्ञ, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, सुरक्षा विशेषज्ञ, भरत वर्मा, संपादक इंडियन डिफेंस रिव्यू, वसीम अहमद, कुछ देर में कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे और सुधांशु मित्तल बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस मलिक, सबसे पहले आपसे, जब से ये मामला काफी समय से आ रहा था लेकिन गिरफ्तारी के बाद से ही इतना हंगामा हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे सिचुएशन को? ये सबसे पहली बात तो ये है कि बड़े अफसोस की बात है कि ये चीज़ जो है अचानक अभी बाहर वाले जिनको की फ़ायदा होना था वो जो अपने कर्मचारी हैं उनको सज़ा देते हैं, उनको पकड़ते हैं, और जहाँ से कि पैसा जाने वाला था वहाँ ये मान रहे हैं कि नहीं कोई गड़बड़ नहीं है और 1 साल से ये बातचीत चल रही है और इसके ऊपर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये है कि ये जो सौदा है, ये सौदे में कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं ज़रूर है। अगर नहीं है तो ये बात यहाँ तक इस तरह से उभर के नहीं आती। एक और बात है, ये सेना को हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है बहुत दिनों से। 197 हेलीकॉप्टर की बात चलती है, उसमें ये जो हेलीकॉप्टर हैं, जो अगस्ता वेस्टलैंड के जो हेलीकॉप्टर थे, वो रेस में टेक्निकल इवेल्युएशन में सेलेक्ट नहीं हुए। जाहिर है कि कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से, और वो जिसकी वजह से अगस्ता वेस्टलैंड जो थे काफ़ी नाराज़ भी थे कि भाई हमारे जो हेलीकॉप्टर हैं उनको क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया। क्योंकि अभी सुनने में जो आता है और जो अखबारों में जो पब्लिश्ड न्यूज़ है उसमें यह आ रहा है कि साहब अभी कैमो जो है जो कि रशियन हेलीकॉप्टर है और दूसरा यूरोकॉप्टर है, वही दोनों रेस में हैं और अगस्ता वेस्टलैंड जो है वो इस रेस से बाहर हो गया है। तो इसका मतलब इसकी ये जो टेक्निकल चीज़ है उसके ऊपर भी एक किस्म का सवाल निशान उठता है कि अगर वो सही था तो फिर ये आदमी को भी उसकी टेक्निकल इवैल्यूएशन में उसको पास होना चाहिए था। बिल्कुल, सवाल ये भी तो उठ रहा है ना सर प्रफुल्ल बख्शी जी आपसे कि इसकी जो नियमों में जो इसकी टेक्निकलिटीज थी, स्पेसिफिकेशंस थी, उसमें बदलाव किए गए थे, जो आरोप जिस तरह से ये आ रहा है। हमारी जरूरत है सेना की, लेकिन जब इस तरह का गड़बड़ी और धांधली सामने आती है, क्या फिलहाल कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है हमारी डिफेंस डील्स में। ट्रांसपेरेंसी के अगर नहीं हो तो धांधल हो सकती है। पर ये जो अफवाहें उठ रही हैं, आप हर एक अफवाह जो होती है ये जब समझ नहीं आती तो अफवाह बन जाती है। जैसे कि स्पेसिफिकेशन चेंज हुई है, 18,000 से 15,000 की बात है, वो हाइट को लेके हुई है, सीधे उसके छत को, क्योंकि जो गार्ड्स खड़े होंगे प्रोटेक्शन के लिए उनको केटर करने के लिए सारे हेलीकॉप्टर 18,000 तक नहीं जा सकते। तो मॉर्निंग में एयर चीफ ने ये जरूर कहा था कि ये हुई थी, खुलेआम हुई थी सबके सामने, उसमें कोई चेंज नहीं है। एसपीजी की जरूरत थी, बड़े होते हैं कमांडोज, लंबे होते हैं, उनको खड़ा होना पड़ता है। और कहीं हो सकती है। हाँ। अगर फर्ज करो कोई ऐसी चीज आ जाती है या हमारा थ्रेट इवैल्यूएशन चेंज हो जाता है कि हमको अभी हेलीकॉप्टर्स की जरूरत नहीं, हमें ये चीज चाहिए, आप बीच में स्पेसिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, बट उसमें जरूर करेंगे। पर उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब शॉर्ट लिस्ट कर दी है उसके बाद आप स्पेसिफिकेशन चेंज करें तो ठीक नहीं होता। तो उसके बाद इसमें चेंज की गई नहीं, उसके बाद नहीं चेंज की गई। ठीक है, तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात है चेंज की गई। कुछ गड़बड़ी आपको नजर आती है कि शायद अफवाहें हैं सारी? ये देखिए, ऐसा है, अब तक 1948 से लेके अब तक मैं आपको गिनाना शुरू करूं, जीप स्कैंडल्स केस, सेंचुरियन टैंक डील, तो नंबर सब हर जगह होता है, हर एक, और बड़े से बड़े आदमी हो तो बड़ी आराम से उसके ऊपर उंगली उठती है। तो बड़े हम कैसे देखें अगर इनकी बात में जाए, जो गिरफ्तारी हुई वहां पर? पहली चीज ये है कि ये रक्षा सौदा नहीं है, ये नॉन मिलिट्री सौदा है, वीवीआईपी का सौदा है। इसकी रिक्वायरमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आती है। इंडियन एयरफोर्स एक टेक्निकल इवैल्यूएशन, बिकॉज दे आर द मोस्ट क्वालिफाइड प्रोफेशनली इन दीज मैटर्स, दे आर ओनली अ टेक्निकल इवैल्यूएशन। इसका कोई एयरफोर्स से इस तरह से कॉमर्स का लेना देना इसका नहीं है। दूसरी चीज है, एयर चीफ मार्शल त्यागी की जो रेपुटेशन है उनके सर्विस के दौरान इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी की रही है, और ऐसा कोई उनके खिलाफ ऐसा कोई चार्ज नहीं कभी रहा सर्विस में जहां पर ये देखा जाए। आपको याद होगा यहां पर एक इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि एक और नेवल चीफ के ऊपर भी ऐसे इल्जाम लगे थे। He was one of the best naval chief India had. He was a gentleman, he was honest, he had very high integrity.
और जब इन्वेस्टिगेशन किए गए तो ये पता चला कि उनके घर से किसी रिश्तेदार ने उनका फोन इस्तेमाल करके कोशिश करी थी अपने लिए, और बाद में बिकॉज उनकी इंटीग्रिटी इतने हाई ऑर्डर की थी, बहुत क्लियर हो गया। तो एकदम बिना इन्वेस्टिगेशन किए ये कहना कि एयर चीफ मार्शल त्यागी उसमें इन्वॉल्व हैं क्योंकि उनके रिश्तेदारों के नाम आ रहे हैं, एक। दूसरी चीज यह है कि ये नॉन मिलिट्री सौदा है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसके तार जुड़ते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और डिफेंस मिनिस्ट्री से, क्योंकि वो लोग फाइनल कॉमर्स डील करते हैं, तो वहां इन्वेस्टिगेशंस होने बहुत जरूरी हैं। इन्वेस्टिगेशंस जब होते हैं सवाल ये उठता है कि आप जी, लेकिन तो फिर जब एक इंटरनल जांच हुई थी वहां पे तो कुछ गड़बड़ी पाई नहीं गई। Exactly. लेकिन फिर इटली में गिरफ्तारी क्यों हुई? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जब इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुए जी, रक्षा मंत्रालय से को बहुत सारे कागज, अभिषेक वर्मा जो वेंडर हैं जेल के अंदर, उनके कागज उनके पार्टनर ने अमेरिका से भेजे जो टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे एयरफोर्स के, और रक्षा मंत्रालय ने उसका पुष्टिकरण किया कि ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं। उसकी आज तक इन्वेस्टिगेशन का पता नहीं चला है कि वो रक्षा मंत्रालय से वो कागज बिके थे, लीक किए गए थे, क्या हो रहा था, क्योंकि रक्षा मंत्रालय से बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आ रही हैं कि कागज वहां बिक रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या वो बिक रहे हैं? तो एके एंटनी जो है डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने आज तक इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। एके एंटनी कैन ओनली स्क्रैप द डील और ब्लैक लिस्ट द कंपनी, बियॉन्ड दैट एज अ मिनिस्टर ही हैज डन नथिंग मोर। तो उसका रिजल्ट यह है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों नंगे और खोखले घूम रहे हैं, उनके पास संसाधन ही नहीं है। तो इस डील में आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, और एयर चीफ मार्शल त्यागी के डॉक्यूमेंट्स एयरफोर्स में हर चीज लिखित में है, रक्षा मंत्रालय में फाइल्स लिखित में है, पीएमओ में फाइल लिखित में है। अगर सीबीआई आपका इंडिपेंडेंट जांच करने की कैपेबिलिटी रखती है तो वो डॉक्यूमेंट्स कोरिलेट हो जाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नॉन मिलिट्री सौदा है, आप कह रहे हैं, आप जिस तरह से एयर चीफ मार्शल पर, मिस्टर त्यागी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर भी आप कह रहे हैं कि हमें इतनी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में उन पे इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए, वो भी बात सही है। लेकिन सर, इटली में जो गिरफ्तारी होती है वो क्यों होती? क्या वो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, देखिए वो गिरफ्तारी एक मिनट, जो इटली में इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो गिरफ्तारी उन्होंने सोच समझ के करी होगी, वो गिरफ्तारी गलत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसके ऑर्डर्स जो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको वीवीआईपीओ से पूछना पड़ेगा कि ये तार कहां जुड़ रहे हैं। पॉइंट टेकन सर जी। मैं ये कह रहा हूं इसकी जो गिरफ्तारी की जब बात करें इटली में, वो गिरफ्तारी किस कारण हुई है ये हमको भी क्लियर पता करना पड़ेगा। क्या उनके अपने पॉलिटिकल टर्मोइल्स चल रहे हैं? क्या इसकी प्रॉब्लम किसी और के साथ में है? ये बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि ये डील की बात है, पर इटली में जो जितनी डिफेंस डील्स होती हैं और जितनी करप्शन होती है हमसे बहुत ज्यादा है, तो उसका इटली का माहौल ही टोटली डिफरेंट है। उसमें कहा गया, उसमें सीधे कहा गया है कि 350 करोड़ के करीब इंडिया में जिस तरह से स्विंग करने के लिए डील पे पैसे दिए गए। सुधांशु मित्तल, यहाँ पे अगर आप चर्चा को सुन रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे एक तरह से बचाव हो रहा है पूरा, जो जब से मामला सामने आया। जो मैं थोड़ा सा कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। अच्छा, पहले मैं कुछ कहूं, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या यह महज इत्तेफाक है कि ये इटली के तार कहीं हिंदुस्तान से फिर जुड़ रहे हैं? ये पहले भी जुड़ चुके हैं, तो क्या ये इत्तेफाक है या ये इसके कुछ आयाम कुछ और हैं? एक सबसे बड़ी बात यह कि पारदर्शिता सरकारी काम में इस जांच को लेके जरूर होनी चाहिए। जैसे भारत सरकार को कब सूचना पहली बार मिली कि इस सौदे के अंदर कुछ रिश्वत का मामला है? देखिए, मैं अभी सुन रहा था सबकी बातें कि डिफेंस मिनिस्ट्री की इंटरनल इंक्वायरी, डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या मैकेनिज्म है इंटरनल इंक्वायरी का? वो कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या मिनिस्ट्री है? कोई जो रिश्वत दी जाती है वो कोई कागज पे दी जाती है क्या? रिश्वत तो इलीगल तरीके से दी जाती है, उसकी कोई एजेंसी जांच जो कर सकती है या तो सीबीआई कर सकती है या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर सकती है या आईबी के या रॉ के जो सोर्सेज है उनसे उसके बारे में जानकारी मिल सकती थी। मैंने कहा ना, यहां बहुत जरूरी है, अगर हिंदुस्तान की सरकार को इसकी जानकारी थी तो इसमें लीपापोती क्यों करी गई? इसमें जिस तरह से, जिस मुस्तैदी से और जिस गंभीरता से जांच होनी चाहिए थी,
क्या वो जांच करी गई है? नहीं करी गई है। और अभी भी डर क्या है? इंटरनल जांच, अभी भी यही डर है जो सुधांशु सवाल उठा रहे हैं कि वो कैसे की गई होगी, क्या उन्होंने एस्पेक्ट्स को देखा होगा? जी सुधांशु, आपने सही कहा, क्या कैसे ये इंटरनल इंक्वायरी कैसे की गई होगी जिसपे एक तरह से कहा गया कुछ गलत नहीं हुआ? देखिए, इंटरनल इंक्वायरी का मतलब ये होता है। एक सेकेंड जी, ये प्रश्न जो लग रहे हैं ना कि भाई वीवीआईपी चॉपर जो है वो डिफेंस का सौदा नहीं है, अरे किसका सौदा है किसका नहीं सौदा, ये मतलब ही नहीं है। प्रश्न ये है कि इसके अंदर पैसे दिए गए या नहीं दिए गए, और पैसे जो दिए गए उसका हिंदुस्तान में किसको मिले, वो त्यागी जी को मिले या कुछ और लोगों के साथ तार जुड़े हुए। हम लोग इसको कहीं डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम टेक्निकलिटीज में जा रहे। हो सकता है ये सबसे बढ़िया हो, एक मिनट, अगर ये सबसे बढ़िया भी था तो क्या किसी डील में उसको लेने के लिए पैसा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? प्रश्न ये है। देखिए, हम लोग आप जो कह रहे हैं कि ये डिफेंस, एक मिनट, आप जो कह रहे हैं कि डिफेंस और नॉन डिफेंस का सौदा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि नॉन डिफेंस का जो सौदा है उस पर जो सैंक्शन होगी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और डिफेंस मिनिस्ट्री की जॉइंटली होगी, और वो एक मिनट सर, एक मिनट, और वो वीवीआईपी के कहने पर होगी। अगर आप इंटरनल, दूसरी चीज, अगर इंटरनल इंक्वायरी की तरफ आप जाएं, इंटरनल इंक्वायरी की तरफ जाएं, तो आप देखेंगे, अगर अखबारों में पीछे जाएं, जब ये इंटरनल इंक्वायरी हुई थी तो बड़ी जल्दी से रक्षा मंत्रालय के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया था कि एवरीथिंग इज ओके, मतलब इतना टाइम भी इन्वेस्टिगेशन का नहीं था। तो ये मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि एयरफोर्स हेडक्वार्टर जो टेक्निकल इवैल्यूएशन करता है, इसमें मेरे हिसाब से, मेरी असेसमेंट से आप उनको गलत नहीं पाएंगे। आप जो गलती पाएंगे वो रक्षा मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कहीं पाएंगे। ठीक है, वसीम साहब आप जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। क्या है, हम क्यों लिपापोती के चक्कर में लगे हुए हैं? चलिए देखते हैं। जब तक जांच हुई नहीं है, हम पहले से क्लीन चिटों देने में लगे हुए, ये ठीक नहीं है। नहीं, आप सबको इन्वेस्टिगेट करिए। ना दीजिए इसमें। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं आप इन्वेस्टिगेट मत करिए। आज कांग्रेस की बार-बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उसमें बार-बार ये कहा गया कि जो ये डील शुरू हुई थी वो एनडीए के समय में हुई थी। बार-बार वो इस सेंटेंस को दोहरा रहे थे। 2003 के अंदर। हाँ, वसीम साहब, ऐसा है जी, 2004 है वैसे तो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? चलिए 2003-4 कम से कम हमारे, अब या तो आप बोलते रहे या मैं बोल लूं। हमारे दौरान हो, हमारे दौरान है तो जरूर जांच करवाई। जांच क्यों नहीं करवा रहे? इसलिए इंटरनल इंक्वायरी का जो इसीलिए सुधांशु मित्तल जी, करने के लिए गौर से सुन लीजिए, इसीलिए सुधांशु मित्तल जी, एक एंटोनी साहब जो निहायत ही साफ सुथरे आदमी है, प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के निहायत ही साफ सुथरे आदमी हैं, जैसे ही उनको ये मालूम हुआ कि यहां पर कोर्ट ने ये ऑर्डर्स कर दिए हैं इटालियंस के ऊपर या उनकी कंपनी के ऊपर, फौरन ही सीबीआई की इंक्वायरी हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां पे गिरफ्तारी। अरे तो अपनी इंक्वायरी करके करेंगे ना, एकदम नहीं उनका मतलब ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना एक प्रोसीजर शुरू किया है, जब की है पहले पुलिस में प्रोसीजर, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है, हम भी अपना प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं। ये पहले इटली में हुआ, फिर हिंदुस्तान ने फौरन ही इसका असर लिया और फौरन ही एक एंटोनी साहब ने यह कहा कि जो लोग हैं सीबीआई इसको फुल्ली देखेगी, जांच करेगी और जो गुनहगार हैं उनको किसी भी शक्ल में बख्शने का कोई काम नहीं है। और ये हम पहली बार काम नहीं कर रहे हैं, हम पहली बार, हमने कॉमनवेल्थ में भी ऐसे भी किया है, सेक्टर में ऐसे किया है। सर, पहली बार रक्षा मंत्री के इतने सारे बयान, काफी देर तक बैठे और कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया। देखने में, सुनने में लग रहा था कि रक्षा मंत्री पहली बार बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भरत वर्मा ने सवाल उठाया है, उनका ये कहना है कि जो हमारा, अगर हम कहते हैं कि एयरफोर्स पूरा जो हाई कमांड है वो इस पे सवालों के घेरे में समय आ रहा है, उस पे इतना गौर ना दे, क्योंकि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, हर चीज है वो इसमें, क्योंकि ये रक्षा सौदा एक तरह से नहीं है, ये नॉन मिलिट्री सौदा है, इसलिए पीएमओ इसमें ज्यादा मैं मान रहा हूं। हाँ। चाहे वो पीएमओ हो या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, सीबीआई की वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, मैं मान गया आपकी बात, उसमें हमारा वीवीआईपी इन्वॉल्व है। हाँ, मैं मान गया आपकी भरत वर्मा साहब, उससे मेरा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है आपके उससे। मेरा इतनी बात है कि एक इंक्वायरी को कंप्लीट होने दीजिए, और अगर हम जरा भी गलत होते तो हम ये कहते कि 3 हेलीकॉप्टर आने के बाद
हम 9 हेलीकॉप्टर को नहीं लेंगे अब, जब तक कि इंक्वायरी कंप्लीट ना हो जाए। ये भी तो हमारी इंटेंशन देखिए ना, इस पर क्यों नहीं गौर कर रहे हैं? ये दिस इज अनदर प्रॉब्लम। कैसे कि हम हर डील को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमारे लोग रिश्वत लेते हैं और हम ब्लैक लिस्ट फॉरेन को करते हैं, और उसका नतीजा यह है कि आज आर्मी के पास असॉल्ट राइफल नहीं है, आर्मी आपकी आर्मी खोखली पड़ी है, तोपखाना नहीं है। आप लोग हर डील को स्क्रैप, 197 हेलीकॉप्टर्स को स्क्रैप कर दिया। क्या कि ताकि हम शक के दायरे में ना आए। देखिए आप शक के दायरे में, तो आपके आर्म फोर्सेज आपको डिफेंड नहीं कर सकते। आप शक के दायरे में मत आइएगा। भरत वर्मा साहब, आप भूखे नंगे रखिए अपने आर्म फोर्सेज। बिल्कुल नहीं, आर्म फोर्सेज रिश्वत आपके लोग ले रहे हैं, हमारे लोग ले रहे हैं, इंडियंस ले रहे हैं। यही तो बात। और ब्लैकलिस्ट आप जो 5 कंपनी 155 बनाती है, 3 को ब्लैकलिस्ट कर दिया आपने। आप बिजनेस किसके साथ करेंगे? आप बना तो कुछ सकते नहीं है। हाँ जी। तो आप अपने आर्म फोर्सेस को नंगा खोखला क्यों कर रहे हैं? सवाल ये उठ रहा है। ऐसा है। ऐसा करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने को कहा जा रहा है, हम तुरंत लौटते हैं। और बार बार ये सवाल उठता है हमारी आर्मी के अपग्रेडेशन का, क्यों हमारे आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके वो सशक्त और मजबूत होते जा रहे हैं और हमारी आर्मी कमजोर होती है। जो रक्षा सौदे हैं कई पाइपलाइन में हैं, वो हो नहीं पाते क्योंकि किकबैक्स का डर बना रहता है। क्या अड़चने हैं ये समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए बड़ी खबर के साथ। पैसा ऐसे आरोप है कि दिया गया रिक्वायरमेंट्स बदलने के लिए। जहां तक मेरी जानकारी है कि एयर हेडक्वार्टर्स ने तो कोई रिक्वायरमेंट बदले नहीं है। इसको 2004 और 2007 तक बिल्कुल हुआ है, कुछ तो हुआ है, इसलिए इसकी जांच कराना जरूरी है। इस तरह की मतलब सोचना भी गलत होगा कि कोई भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष के पास जाएगा और दलाली के ऑफर करेगा। मेरे को तो समझ में नहीं आता। मैंने तो कभी ऐसा सुना भी नहीं है। बदलाव तो 2003 में हो चुके थे। मेरे चीफ के काल के दौरान में तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ है। तो एयर हेडक्वार्टर्स बदलाव कर भी नहीं सकता। एयर हेडक्वार्टर्स तो खाली सजेस्ट कर सकता है, और वो बदलाव जो है वो तो रक्षा मंत्री के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकते। इंडिविजुअली जो मेरे को नुकसान होगा वो तो एक ही है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान होगा पूरी भारतीय वायुसेना को। उसका ज्यादा अफसोस होगा। जांच होनी चाहिए। मैं जांच तैयार नहीं हूं, मैं तो जांच चाहता हूं। तो फिलहाल एयर हेडक्वार्टर्स कोई बदलाव नहीं कर सकता। मिस्टर मलिक, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो ये रिपोर्ट सामने आई, इसकी एक लाइन जो अखबारों के माध्यम से सामने आ रही है कि जो एयर चीफ मार्शल थे तब, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन स्विंगिंग द डील एंड वॉज पेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी येट अनक्वार्ट, वो पता नहीं कितना अमाउंट। गड़बड़ी कैसे आंके हम? निधि, इस पूरे मैं डिस्कशन सुन रहा था, सब अपने अपने विचार रख रहे थे, काफी गर्मी भी आ रही थी। हमें इस डील को पूरा जरा शुरू से देखें। पहली बात तो है कि ये जो डील है 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की, इसके पूरे 12 के 12 वीवीआईपी के लिए नहीं है। इसमें 8 वीवीआईपी के लिए हैं, 4 जो है नॉन वीवीआईपी के लिए है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इसका जो आंकड़ा पूरा है वो 3,546 करोड़ का रखा गया है। अच्छा, इससे पहले जो थे, जब भी जितने भी वीआईपी वहां पर जाते थे, हमारे सामने हमारे कार्यकाल में मी-8 और मी-17 में अच्छे खासे चले जाते थे और सैनिक भी देखते थे कि जिस हेलीकॉप्टर में वो आ रहे हैं वही हमारे। इसका मतलब कि कोई खास कोई अलग चीज नहीं की जा रही है। अभी सवाल आता है, देखे ना, दो हमारे चीफ मिनिस्टर अभी हादसे में मारे गए। लेकिन ये क्योंकि आप समझते हैं कि जो चीज में सैनिक जा सकते हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं जा सकते, ये तो बात बड़ी गलत होगी। ये वो भी है, मैं तो वही बता रही हूँ। नीति, ये तो आप बिल्कुल दूसरी दिशा में आप जा रही हैं कि वीवीआईपी को खतरा नहीं होना चाहिए, सैनिक को हो जाए, अपग्रेड करना चाहिए। अभी सवाल अपग्रेड का है। यही अगर आप तफसील से पूरी जो खबर आई उनको पढ़ें, अमेरिका इस चीज को रिजेक्ट करता है। कहते हैं ये जो हेलीकॉप्टर है ये हमें नहीं चाहिए, और जो हमारा पहला हेलीकॉप्टर है उसमें कुछ तब्दीलियां ला सकते हैं, लेकिन हमारे जो वीवीआईपीज हैं उनके लिए आप इस कीमत पर जरा ध्यान दीजिए। प्रणब मुखर्जी ने इसे रिजेक्ट किया था जब वो वित्त मंत्री थे। यही प्रणब मुखर्जी ने इसे रिजेक्ट किया था। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं जब ये आंकड़ों का मैंने थोड़ा हिसाब लगाया, 3,546 करोड़ जो है, यानी कि जो नॉर्मल चीतल की जो बात चल रही, जो तो कि चीता और चेतक जिनके बिना कि आप सियाचिन में रह नहीं सकते, उससे 27 गुना ज्यादा है। 27 गुना।
यानी कि सैनिकों की जो जान है उसकी कीमत नहीं है, वीवीआईपी की कीमत है। अरे भाई वो खतरा, और इस खतरे में ये क्यों बात को आती हूं आपके पास, नहीं ये बात मैं क्यों उठा रहा हूं मैं, इसलिए कि जैसे जैसे चाहें कि साहब इस हेलीकॉप्टर में शेफ भी होने चाहिए, इसमें काउंटर क्या कहते हैं एस्पिनॉज वाली चीज है वो भी होना चाहिए, इसमें एंटी रडार भी होना चाहिए, जैमिंग भी, आप बढ़ाते जाइए तो कीमत बढ़ती चली जाएगी। लेकिन वो किसने कहा है कि ये सब कुछ इसके अंदर होना चाहिए, जबकि अमेरिका कहता है नहीं होना चाहिए। हमने एक तो चीज का बढ़ाना, ये वीवीआईपी की रिक्वायरमेंट जब आई वहीं से बात शुरू होती है, और जब एक मार्कअप हो गया फिर आप कहते हैं कि ये 18,000 की ऊंचाई नहीं, इसको 16 तक भी चलेगा। लेकिन आपके जो ट्रुप्स हैं वो 20,000 पे हैं, तो तो ये बीच वाली मुझे समझ नहीं आया है, ये कहां के लिए जहाज खरीदे जा रहे थे। या तो 20,000 होना चाहिए कि आप सियाचिन में जा सकते हैं जहां बाकी हेलीकॉप्टर जाते हैं, और या फिर बाकी हेलीकॉप्टर जो पहले वाले थे उनको मॉडिफाई कर लिए उनके हिसाब से। आप ये एक संदेश भेजना चाहते हैं सैनिकों के लिए कि देखिए आपकी जान और हमारी जान में बड़ा फर्क है। जैसे हमारे आज आपने भी कहा था कि चीफ मिनिस्टर साहब का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए कोई नए किस्म के हेलीकॉप्टर आना चाहिए। नए की बात रही तो उसके जो दो मुखिया जिन्होंने की ये रिक्वायरमेंट दिए, उन्होंने उसके अंदर बाकी सारी रिक्वायरमेंट ऐड करके उसको मार्कअप कर दिया, और उसके बाद में देखा गया महंगे हेलीकॉप्टर्स की बात नहीं कर रहे थे। पहले तो मुझे 40 साल फौज में हुए, ये मैं जनरल मलिक हूं। अच्छा, तो मिस्टर बड़ा अच्छे हैं, लेकिन मिस्टरों की तो सारी प्रॉब्लम है यहां पर। जब ये चीजें बढ़ाते हैं और जब ये रिक्वायरमेंट उसके अंदर डालते हैं वीवीआईपी के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ चंद एक ही हेलीकॉप्टर बचेंगे जो कि वीवीआईपी के लिए आ सकते हैं। तो ये तो उस डिमांड के अंदर ही परेशानी छिपी है। अगर वो डिमांड ऐसी होती है कि आम महंगे हेलीकॉप्टर्स क्यों लाए जा रहे थे? मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अमेरिका ने इसको रिजेक्ट किया था कॉस्ट पे, ये बहुत महंगा है, और आपने इसको सेलेक्ट करने की कोशिश की। जैसे जनरल साहब कह रहे हैं कि हमें ये ऐसी चीजों की जरूरत क्यों है, बाकी कंट्रीज जब ये चीजें लेती हैं, आपने एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट लिया है, वो भी वीवीआईपी के लिए भी फिक्स विंग है, पर उसका डुअल पर्पज है। आप बाकी कंट्रीज डुअल पर्पज लेती हैं, मतलब लड़ाई में भी काम आ सकता है, ईसीएम रोल अर्ली, और इसका कैरिंग ऑफ द वीवीआईपी भी हो सकता है। आप हिमांशु जस्ट अ सेकंड, आ रही हो आपके पास? नहीं, हिमांशु साहब को मैं भी बता दूंगा कि ये जो वीवीआईपी के जो हेलीकॉप्टर्स की बात होती है, इसकी रिक्वायरमेंट किसने दी, ये क्यों नहीं कोई बता रहा हमें? मीडिया को ये क्यों नहीं बता रहा कि ये किसकी फाइल थी, क्यों ये वीवीआईपी हेलीकॉप्टर में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से है, ये नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से है या है कि नहीं, ये क्यों नहीं हमें पता चल रही? इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ठीक है, सुधांशु। देखिए, हम लोग कहीं चर्चा से भटक रहे हैं। मामला सीधा सा है, एक हेलीकॉप्टर का सौदा होता है, हेलीकॉप्टर खरीदने का, उस सौदे में पैसे लिए गए हैं, और क्योंकि पैसे लिए गए हैं इसलिए वहां गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या हिंदुस्तान की सरकार को इसकी जानकारी थी या नहीं थी, यह किसी को पहले कहना पड़ेगा, चाहे वो रक्षा मंत्री कहे, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहे। मैं जानना चाहता हूं, हिंदुस्तान में 3 बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, आईबी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, और वो है। उसी पर पहुंच रहे थे, उसी पर पहुंच रहे हैं। वसीम अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, नहीं, मैं सिर्फ एक सेकंड ये कहना चाहता हूं कि जब जानकारी मिली उसके बाद के जो एक्शंस हैं वो बताएं, ताकि नियत और नीति दोनों जो है सरकार की उससे सामने आएगी। ये लीपापोती करी गई जानकारी के बाद, या वाकई तन्मयता से जांच करने की कोशिश करी गई, तभी पारदर्शिता दिखेगी कि सरकार की नीयत क्या थी। जैसा कि भरत जी ने महंगे हेलीकॉप्टर अमेरिका ने रिजेक्ट करा, हमारे तब के वित्त मंत्री ने प्रणब मुखर्जी ने रिजेक्ट किया। मेरे ख्याल से हिमांशु जी जो हैं वो हर चीज को पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। ईमानदारी की बात यह है कि इस वक्त जबकि हमारे प्रणब मुखर्जी साहब जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जैसा कि अभी जिक्र आया बख्शी साहब ने और जनरल साहब ने कहा कि भाई महंगे, तो महंगे पर उन्होंने खुद कहा कि ये महंगे लग रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं कहा, और वो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके, तो उनकी मालूमात बहुत ज्यादा होगी बहुत लोगों से। दूसरी बात यह है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये कहना गलत है कि सरकार ने इसका कोई असर नहीं लिया। सरकार ने उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर कहा
एक एंटोनी साहब ने कहा कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, और यही नहीं, उन्होंने कहा हमने जांच कर ली है और उसमें कुछ नहीं है। ये यानी आज संसद में संसद के आपने वो प्रोसीडिंग्स देखी? नहीं, आज बीजेपी ने यही कहा, बीजेपी ने। भाई मैं बीजेपी की बात कैसे मालूम? मुझे मालूम है बीजेपी तो हर इशू को यानी पॉलिटिकलाइज करती है। अब ये कभी मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2G स्पेक्ट्रम इनके जमाने में शुरू हुआ, ये कभी मानने के लिए तैयार नहीं है कि डिफेंस। नहीं, मैं नहीं भटक रहा हूँ, अभी इस मुद्दे पे रहते हैं, रहिए इसी पर रहिए। वसीम साहब कह नहीं रहे कि हम लोग सारे तथ्यों की जानकारी देश को देंगे। यही वसीम साहब कहिए, अरे कि हम यही कह रहे हैं, अगर सारे तथ्यों की इंक्वायरी, अभी तक आप कह रहे हैं सारी तथ्यों की इंक्वायरी अगर हम नहीं देने के लिए तैयार होते तो हम डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक एंटोनी साहब एक इंक्वायरी फौरन ऑर्डर नहीं करते, और मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ। मैं जनरल साहब यहाँ ये लोग जनरल मालिक कुछ कह रहे हैं, फिर एक ब्रेक लेते हैं। जनरल मालिक कुछ कह रहे हैं, फिर एक छोटा सा ब्रेक। जी देखिए, हम फिर वो भटकने वाले बात सुधांशु मित्तल कह रहे हैं, लेकिन वो बात कहाँ की कहाँ। देखिए इधर नहीं, सुनिए, राजनीति अपनी जगह पर है, हमें 2-3 मुद्दों पर जरा देखना चाहिए। कारगिल में ये बात सामने आई, जैसे कि अभी यहां भरत ने बात निकाली कि भाई अंदर खोखलापन है, और एक जगह स्टेटमेंट ये भी आया था, हमारे पास जो है हम उसी से काम चलाएंगे, उसी से लड़ाई करेंगे। उसके बाद में कारगिल रिपोर्ट बनी। कारगिल रिपोर्ट से कई चीजें निकली, इंटेलिजेंस वाली बात निकली, वो कुछ आगे नहीं बढ़ पाई। CDS की बात निकली, वो कुछ आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बात निकली, जिसके कि जो चेयरमैन है वो खुद डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं। उसके बाकी जो चीजें हैं वो वहीं की वहीं दब गई। यानी कि इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी बात हुई कारगिल की, वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। और जैसे कि अभी दोनों मेरे मित्रों ने कहा है कि वहां पर कि सेना के जो लोग हैं उनका हक होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के अंदर, लेकिन उनका हक कहां पर रह गया? उनका हक है सिर्फ ट्रायल तक। ट्रायल और जो उसके बाद में जो टेक्निकल ट्रायल है, उसके बाद में कह जाए कि भाई ये दो जो चीजें हैं ये सामने, इनमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, हम ब्रेक के बाद ये समझने की कोशिश करेंगे, क्या अब हम ये समझें कि किस तरह से रक्षा मंत्रालय और जो हमारी 3 फोर्सेज हैं और जो हमारी सरकारें हैं, इसमें तारतम्य की कमी है और इसमें दूरी है, और क्या सभी एक टेबल पे बैठ के इस पे फैसले लेते हैं, जिस तरह से आरोप भी अगर लगे तो। सब पर एक ब्रेक लेती हूँ सर, ब्रेक के बाद इसी पर लौटेंगे, बने रहिए बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर में अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट कहां से आई, क्योंकि जिस तरह से मेरे एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जब पता लग जाएगा रिक्वायरमेंट कहां से आई तो अपने आप में हम तस्वीर काफी साफ हो जाएगी। मिस्टर प्रफुल्ल बख्शी, मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्या आपको ऐसा जो आभास मुझे हो रहा है यहां बैठकर कि जो हमारे सारे एक तो हमारा रक्षा मंत्रालय है, जो हमारी एक तरफ हमारी आर्म्ड फोर्सेज है और एक तरफ हमारी सरकार है, यहां पर कुछ कोऑर्डिनेशन तालमेल? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये शुरू से ही 1955 के ऑनवर्ड इस बात को बहुत तूल दी गई थी कि डिफेंस सर्विसेज हेडक्वार्टर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अलग अलग रखा जाए। क्यों रखा जाए? ये बड़ी विचित्र बात है, ये हिंदुस्तानी में होता है, डेमोक्रेसी में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3 सर्विस हेडक्वार्टर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक बॉडी बन के रहेगी। अगर ये सारी की सारी एक बॉडी के तहत हो रही होती तो बिल्कुल सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, एक को पता नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एयर हेडक्वार्टर को पता नहीं कि वहां पे फाइल में क्या क्या डिसीजन लिया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप में एक तो नॉन कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं, शक पैदा करती हैं एक दूसरे के ऊपर, और टेंशन क्रिएट होता है। और दूसरी बात यह है कि हमको जो हम सामान ले रहे हैं इसका डिसीजन किसने लिया? ये हेलीकॉप्टर में ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। क्या एयर चीफ ने कहा कि आप ये सब करिए? नहीं, ये उसकी तरह नहीं है। ये जो कर रहा है वो इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए कि वो क्या देख के कर रहा है, वो किस कंपनी को सहारा देने के लिए ये डिसाइड किया गया। तो फिर ये ठीक है, चीन और पाकिस्तान कंबाइन हो गए भारत के खिलाफ काफी सालों से, दे आर वन बॉडी। हम अपनी 3 सर्विसेज को इंटीग्रेट नहीं कर पाए टू ऑप्टिमाइज फाइटिंग कैपेबिलिटीज, ना हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और 3 सर्विसेज को कंबाइन कर पाए हैं, ना हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए हैं। तो हो क्या रहा है कि सब लोग कंपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। टेक्निकल रिक्वायरमेंट आ गई, उसके बाद जो चेंजेस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है,
कि नहीं हमें ये चाहिए, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठ जाती है। तो एक तो अनयूजुअल डिले है, दूसरा यू आर लीविंग लॉट ऑफ गैप्स बिकॉज देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द पीपल हु आर गोइंग टू यूज इट। सोल्जर इज गोइंग टू यूज इट, नॉट दिस डील बट सोल्जर इज गोइंग टू यूज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। उसका कोई से ही नहीं है डिसीजन मेकिंग में। और बाबू लोग जो बैठे हैं उनको पता ही नहीं है कि हेलीकॉप्टर होती क्या चीज है टेक्निकली। तो और उसके ऊपर एक पॉलिटिकल जो माहौल है, जो रिक्वायरमेंट दे रहा है वीवीआईपी का, जनरल मलिक ने बिल्कुल सही कहा कि यू डोंट नीड दीज काउंटर मेजर्स इन इंडिया, यू आर नॉट अ ग्लोबल पावर लाइक अमेरिका, लाइक ओबामा। इंक्वायरी से क्या होगा इसमें? ये सीबीआई इंक्वायरी से अफसोस है मुझे कहना पड़ेगा निधि, कि जितने भी हमारे वॉच डॉग्स थे जो कि हमारे हर एक चीज पे कहते हैं चेक एंड बैलेंसेस, उन्हीं के ऊपर शक हमेशा से आता है। सीबीआई की जीप की इंक्वायरी का कुछ पता चला नहीं, सबमरीन की इंक्वायरी का कुछ पता चला नहीं, उसके बाद बफोर की इंक्वायरी है उसका कुछ पता चला नहीं। तो ये तो है सीबीआई की बात, वो बाकी सब लोग भी इसी को कह रहे हैं। एक दूसरी एक संस्था है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो है हमारे के साहब ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सीएजी साहब है। सीएजी साहब उनके ऊपर सके कि साहब आप हिसाब कर लीजिए, तालमेल कर लीजिए कि कितना टोटल है, लेकिन ये मत पूछिए फलानी चीज जिस चीज के लिए खरीदी गई थी क्या वो रिक्वायरमेंट मीट हो रही है या नहीं हो रही है। यही सवाल यहां पर उठता है कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर चाहते हैं, मिसाइल की वार्निंग चाहते हैं, इनके बाद में आप जो है चेफ डिस्पेंसर चाहते हैं, यहाँ पर चेफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर, जो कि आपकी जो छवि दिखा रहे हैं ना उसमें दिखा रहे हैं वो जो चमकदार चीजें निकल रही हैं वो फ्लेयर डिस्पेंसर है, ये सब चाह रहे हैं। ये किस लिए मांगा जा रहा है? अब जैसे कि भरत और हम सब बात कर रहे थे, इससे कि पता चलेगा कि सिर्फ चंद एक कंपनी है जो कि इस चीज को बनाती है। फिर उसके बीच में डाल दिया आपने हाइट वाली बात, और जैसे मैं पहले कह चुका हूं, या तो अगर हाइट है उसी कंपनी को क्यों फायदा पहुंचाने की या तो हाइट है तो फिर पूरी बीच में जाइए। कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, देखिए, और बीजेपी कह रही है वो इटली से। देखिए बीजेपी तो हर चीज को पॉलिटिकलाइज करती है और हर इश्यू को, अब वो मैं क्या कहूं कि भाई उनके जमाने में 2G स्पेक्ट्रम भी शुरू हुआ, उनके जमाने में क्या नाम है पार्लियामेंट पे अटैक भी हुआ, उनके जमाने में ये डील भी शुरू हुई, तो वो तो ज्यादा ना बोले तो बेहतर होगा। हाँ, लेकिन मैं इन 3 लोगों की नीयत पर शक नहीं कर रहा हूं, नीयत पर शक नहीं कर रहा हूं कि इन्होंने देश की सेवा की है। मेरा मानना यह है कि पार्लियामेंट की ड्यूटी बनती है कि एक ज्वाइंट कोई इंक्वायरी कमेटी ऐसी बनाई जाए जिसमें कि डिफेंस के एक्सपर्ट हों और वो उस बात को साफ कर सके, ताकि ये देश के सामने हो कि भाई सीबीआई की इंक्वायरी अपनी जगह हो, ये इंक्वायरी अपनी जगह हो, और दोनों की रिपोर्ट को कंबाइन इंक्वायरी से फिर ठीक है सीबीआई के अलावा। देखिए कितनी चतुराई से ये फिर गोल कर रहे हैं। आप एक सेकंड आपने बोलिए, मुझे बोलिए। देखिए जेपीसी का सबसे बड़ा घाटा क्या होता है कि जो सरकार ऑफ द डे है उसी की वहां पे बहुमत होता है, तो वहां पे सत्य निकालने का सबसे बड़ा जो कैजुअलिटी होती है वो जेपीसी की जो कॉम्पोजिशन है वो होती है। क्योंकि जेपीसी अभी आप देख लीजिए 2G में क्योंकि इनकी मेजॉरिटी है, सत्य निकाल के नहीं देंगे। सीबीआई तो इन्वेस्टिगेट करके ये कह दे कि हाँ ये अंदर कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा सिर्फ एक कहना है जी, मेरा सिर्फ एक कहना है, ये सब जो है अब वो जो कवर अप ऑपरेशन है वो अब कांग्रेस का चालू होने वाला है। तो वो डिफ्लेक्ट करने की कोशिश होगी। कवर अप ऑपरेशन हो गया है, कांग्रेस का कहना है कि हमने जांच के आदेश दे दिए, लेकिन जो जांच के आदेश वो कह रहे हैं कि इस मामले की गहराई तक पहुंचने की बहुत जरूरत है, नहीं तो जो हमारी सेना की हालत है वो खस्ताहाल होती रहेगी। क्योंकि इस तरह से जब रोक लगती है सौदों में तो जो तमाम और सौदे पाइपलाइन में होते हैं उन पर असर पड़ता है। तो फिलहाल इसकी स्पेसिफिकेशंस किसने दी, ये जिस तरह से कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा, जब तक उस तक हम नहीं पहुंचेंगे हमारी तस्वीर साफ नहीं होगी। तो फिलहाल बड़ी खबर में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।